पिंकी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आज क्रिसमस था। वो सुबह से ही अपने माता पिता के साथ अपने घर को सजा रही थी। पिंकी के माता पिता हर साल बहुत धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया करते थे। मुझे तो लगता है पिंकी की क्रिसमस की खुशी हम सब में ज्यादा तुम्हें है। क्रिसमस का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा। आज की रात मेरे सारे दोस्त मेरे घर आते हैं और हम अपने घर पर धूमधाम से पार्टी करते हैं। लेकिन हर साल आप मुझसे झूठ भी बोलते हो। पिंकी, ये गलत बात है बेटा। आप अच्छी तरह से जानती हो कि आपके पापा कभी झूठ नहीं बोलते। रहने दो कनिका, पिंकी अभी सिर्फ 10 साल की है। अच्छा तो मुझे बताओ पिंकी, मैंने तुमसे क्या झूठ बोला? यही कि सेंटा हर साल क्रिसमस की रात को बच्चों को गिफ्ट देकर जाते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कभी किसी सेंटा को नहीं देखा। नहीं पिंकी, वो गिफ्ट तुम्हारे तकिए के नीचे सेंटा रख कर जाता है। तुम सो रही होती हो ना, इसीलिए वो तुम्हें जगाता नहीं है। जब आप सोकर उठती हो तो आपको अपने पिलो के नीचे गिफ्ट रखे हुए मिलते हैं ना? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आज पूरी रात जागूंगी। आज मैं सेंटा के हाथों से ही गिफ्ट लूंगी। पिंकी की बात सुनकर राजन और कनिका जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर राजन का दोस्त चार्ल्स, जो कि उसका पड़ोसी था, अपने बेटे डेविड के साथ पहुँचा। कैसी हो पिंकी? डेविड, आज रात हम दोनों सोएंगे नहीं। लेकिन क्यों पिंकी? इस साल हम दोनों सेंटा के हाथों से ही गिफ्ट लेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो पिंकी। वैसे भी पापा बता रहे थे कि आज क्रिसमस की पार्टी पूरी रात चलेगी। कुछ ही देर में वहाँ पर और भी बहुत सारे मेहमान आ गए और पार्टी शुरू हो गई। पार्टी में सभी लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए वहाँ पर बच्चों के बीच में घूम रहा था। राजन उस व्यक्ति को देखकर अपनी पत्नी कनिका से बोला, कनिका, वो सेंटा क्लॉज सेंटर के कपड़े पहने हुए व्यक्ति कौन है? नहीं, मैंने तो उसे इनवाइट नहीं किया। हो सकता है कि हमारा कोई जानने वाला ही हो जो बच्चों के लिए सेंटा के कपड़े पहन कर आया हो ताकि उनका मनोरंजन हो सके। उस सेंटा को देखकर पिंकी और डेविड उस सेंटा के पास पहुंच गए। आप कौन हो? मैं तुम्हारा सेंटा हूँ पिंकी। आप तो मेरा नाम भी जानते हो। मैं सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त डेविड का भी नाम जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे गिफ्ट देने वाले हो। ये लो, तुम दोनों के लिए मैं विदेशी चॉकलेट लेकर आया हूँ। इतना बोलकर सेंटा दोनों को गौर से देखने लगा। देखते ही देखते सेंटा का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। पिंकी और डेविड के गले से डर की वजह से चीख निकल गई। चीख निकलते ही हर तरफ अंधेरा छा गया। पार्टी में खलबली मच गई, मगर अगले ही पल लाइट आ गई। मगर पार्टी में जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सब गायब थे। पिंकी कहाँ है? पिंकी कहीं नजर नहीं आ रही। वो सब छोड़ो राजन, मुझे पिंकी की चीख सुनाई दी थी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सिर्फ पिंकी ही नहीं कनिका, डेविड भी चीखा था। ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? सिर्फ पिंकी और डेविड ही नहीं चार्ल्स, इस पार्टी में जितने भी बच्चे मौजूद थे वो सब गायब हैं। अगले दिन टीवी पर बच्चों के गायब होने की खबरें न्यूज पर चल रही थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु न्यूज को बहुत ही गौर से देख रहा था। न्यूज देखकर इंस्पेक्टर ने हवलदार से बोला, मेरी समझ में नहीं आता हवलदार कि आखिर इतने सारे बच्चे कहाँ लापता हो गए। सर, मैंने सुना है बच्चे सिर्फ राजन के घर से ही नहीं बल्कि उसके पड़ोस के घर से भी गायब हुए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से इतने बच्चे कहाँ लापता हो सकते हैं? उनके माता पिता ने बताया कि उनके बच्चों को एक सेंटा मिला था। उस सेंटा ने उन बच्चों को जैसे ही गिफ्ट दिए उसके बाद बच्चे फिर अचानक से लापता हो गए। कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे राजन के घर से ही लापता हुए हैं। अब तो मुझे इस केस की गहरी छानबीन करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। कहाँ सर? राजन के घर पर उससे पूछताछ करनी है। सर, पूछताछ जरा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप राजन के ऊपर शक कर रहे हैं। मगर मत भूलिए कि राजन की बेटी पिंकी भी गायब हुई है और पब्लिक की सिंपैथी इस वक्त राजन के साथ है। मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। मुझे विश्वास है कि इन सब बच्चों के गायब होने का कनेक्शन
कहीं ना कहीं इस राजन से जरूर निकलेगा। लेकिन सर, इस समय बाहर का मौसम खराब है और बारिश भी हो रही है। ठंड के मारे बुरा हाल हुआ जा रहा है। क्यों ना हम राजन के घर कल सुबह चलें? नहीं हवलदार, मुझे अभी और इसी वक्त राजन से पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर अभिमन्यु जीप के अंदर बैठ गए। थाने से राजन के घर का रास्ता एक जंगल से होता हुआ जाता था। अचानक रास्ते में इंस्पेक्टर अभिमन्यु की जीप बंद हो गई। क्या हुआ सर? आपने जीप क्यों रोक दी? जीप रोकी नहीं हवलदार, अपने आप रुक गई है। ये तो सर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली कहावत हो गई है सर। अपनी बकवास बंद करो हवलदार। इतना कहकर अभिमन्यु जीप से उतर गया। तभी अचानक इंस्पेक्टर अभिमन्यु की नजर एक खंडहर पर पड़ी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने देखा कि उसे खंडहर की छत पर सेंटा जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ अजीब से अंदाज में नृत्य कर रहा था। हवलदार जरा सामने देखो, मैंने अभी वहाँ उस खंडहर की छत पर एक सेंटा देखा। कैसी बातें कर रहे हैं सर? अब आपको इस समय हर जगह सेंटा ही नजर आ रहा है। मेरी बात का विश्वास करो हवलदार। इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी कुछ बच्चों की चीखें इंस्पेक्टर अभिमन्यु और हवलदार के कानों से टकराई। लगता है हमें खंडहर के अंदर जाना होगा और लगता है कि हमारी कार भी सही जगह खराब हुई है। हो ना हो बच्चे इसी खंडहर के अंदर हैं। चलो जल्दी। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु हवलदार के साथ उस खंडहर की ओर दौड़ने लगा। तभी अचानक इंस्पेक्टर अभिमन्यु के दौड़ते हुए कदम रुक गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु के सामने दिल दहला देने वाला दृश्य था। खंडहर के अंदर बहुत से बच्चे बेहोश पड़े हुए थे और दो बच्चों का सिर धड़ से अलग होकर खंडहर की छत पर लटक रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है सर कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सच है। इन सबके घर वालों को तुरंत इन्फॉर्म करो। उनसे कहो कि उनके बच्चे मिल गए हैं और पता करो कि ये जो दो बच्चों की गर्दन लटक रही है उनके माता पिता कौन हैं। कुछ ही देर में उन सब बच्चों के माता पिता उस खंडहर के पास पहुंच गए। राजन और चार्ल्स बुरी तरह से रोने लगे। आखिर मेरी पिंकी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी पिंकी को क्यों मार दिया? और मेरा बेटा डेविड मेरा इकलौता बेटा था, किसी निर्दयी ने मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से मार दिया। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ जाकर कातिल का पता लगाओ। वो जो कोई भी हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं स्वयं पता लगाऊंगा कि मेरी पिंकी का कातिल कौन है। कौन है वो सेंटा जिसने मेरी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दिया? देखिए मुझे ये बात कहते हुए सही तो नहीं लग रही, लेकिन आपके बच्चों की मौत कोई साधारण मौत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। जब मेरी कार यहाँ पर खराब हुई तब मैंने इस खंडहर की छत पर एक सेंटा को अजीब से अंदाज में नृत्य करते हुए देखा था। मैंने खंडहर का एक एक कोना छान मारा मगर मुझे सेंटा का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पिंकी और डेविड का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगली रात इंस्पेक्टर अभिमन्यु थाने में बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या बात है सर, काफी देर से देख रहा हूँ आप किसी गहरी सोच में गुम हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही हवलदार, वो जो कोई भी था पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो इंसान नहीं था। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? उस सेंटा की जिसे मैंने खंडहर की छत पर कड़कड़ाती हुई सर्दी में अजीब से अंदाज में नृत्य करते हुए देखा था और फिर वो अचानक गायब कैसे हो गया। माफ कीजिएगा सर, लेकिन ये बात आप किसी दूसरे के सामने मत करिएगा वरना लोग आपको पागल समझेंगे। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन एक दूसरी बात और है जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि राजन और चार्ल्स के बच्चों के ही कटे हुए सर उस खंडहर में क्यों मिले, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो वहाँ पर बेहोश पड़े हुए मिले थे। उन सबको कोई खरोच तक नहीं आई थी। ये तो देखकर मैं भी चौंक गया था। इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी हो चार्ल्स और राजन से उसकी दुश्मनी है। अब ये तो हमें चार्ल्स और राजन ही बता सकते हैं। चलो मेरे साथ। चार्ल्स राजन के घर पर राजन और कनिका के साथ उदास बैठा हुआ था। उन तीनों की आंखों में आंसू थे कि तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। जाओ जाकर देखो, इतनी रात को कौन हो सकता है? कनिका ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसके गले से एक जोरदार चीख निकल गई। चीख सुनकर राजन और चार्ल्स दरवाजे पर दौड़ते हुए आए। उनके सामने वही सेंटा खड़ा हुआ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था।
तुम तो वही सेंटा हो जो क्रिसमस की रात वाली उस पार्टी में मौजूद था। मैंने देखा था मेरी बेटी पिंकी तुमसे बात कर रही थी। हाँ, और मैंने भी देखा था कि मेरा बेटा डेविड भी तुमसे बात कर रहा था। कौन हो तुम? तभी अचानक सेंटा की आंखें किसी बिल्ली की तरह चमकने लगी। राजन, चार्ल्स और कनिका हवा में उड़ते हुए दीवार से टकरा गए। इंस्पेक्टर अभिमन्यु हवलदार के साथ पहुंच गए और पिस्तौल निकालते हुए सेंटा की ओर देखकर बोले, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम जो कोई भी हो बच नहीं सकते। सर, आप कमरे का दृश्य नहीं देख रहे। आपका अंदाजा सही था, ये कोई इंसान नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी इंस्पेक्टर और हवलदार भी हवा में उड़ते हुए दीवार से टकराते हुए गिर गए। तभी उस सेंटा का चेहरा देखते ही देखते एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर चार्ल्स और राजन की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मरे काफी समय हो चुका है। राजन सही कह रहा है। तुम वो नहीं हो सकते। तुम तो खंडहर से गिरकर मर चुके थे ना। तभी उस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया और उसकी आंखों से खून बहने लगा और वो किसी शैतानी बूढ़े की तरह दिखने लगा। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुमने पूरा सच नहीं कहा। इंस्पेक्टर अभिमन्यु और हवलदार बेहोश हो गए, मगर बेहोशी की हालत में भी उन दोनों को एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था और वो दृश्य था आज से 20 वर्ष पहले का, जब राजन और चार्ल्स 20 वर्षीय युवक थे। आज तो क्रिसमस की पार्टी में मजा आने वाला है चार्ल्स। सही कहा। तुझे तो वैसे भी मजा आएगा क्योंकि आज रात पार्टी में तेरी दोस्त कनिका जो आने वाली है। अरे यार, वो देख, हमारे इस हाई सोसाइटी की पार्टी में इस बुढ़े को मैं काफी देर से देख रहा हूँ। और देख, इसके बगल में जो एक बच्ची खड़ी है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं उसने। ये तो हमारी सोसाइटी का माहौल खराब कर देगी। चल, इस बुढ़े और बच्ची से पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ कैसे घुस आए। इतना कहकर चार्ल्स और राजन उस बूढ़े के पास चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहनलाल है बाबूजी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये तुम्हारी जगह नहीं है? थोड़ी ही देर में इस बड़े से हॉल में पार्टी शुरू होने वाली है। ये मेरी पोती है चमकी। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे, तभी ये बच्चों को देखकर जिद करने लगी। कहने लगी कि मैं भी सेंटा जैसे कपड़े पहनूंगी और मैं भी सेंटा को देखूंगी। मैंने सुना है कि इस पार्टी में बहुत से लोग सेंटा बनकर नृत्य करते हैं, पर कुछ देर बाद हम लोग चले जाएंगे। मेरी पोती सेंटा को देखकर खुश हो जाएगी। तो तुम्हारी पोती को सेंटा देखने का शौक है? हाँ, मैं एक ऐसी जगह भी जानता हूँ जहाँ पर इससे भी बड़ी पार्टी होती है और वहाँ पर तरह तरह के व्यंजन भी मिलते हैं, वो भी फ्री में। तो फिर आप मुझे वहाँ पर ले जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। राजन उस बूढ़े व्यक्ति और उस बच्ची को अपनी कार में बिठाकर उसी खंडहर में ले गया। साहब, ये तो खंडहर है। बेवकूफ, यही तो तेरी असली जगह है। साहब, मैं एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मेरी पोती के माता पिता कुछ सालों पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गए। हमें यहाँ से जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, तो जा, डायरेक्ट नीचे जा। राजन ने उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का दे दिया और उसने एक चीख के साथ जमीन पर गिरकर वहीं दम तोड़ दिया। अबे, ये क्या किया तूने? मैंने तो इसे ऐसे ही धक्का दिया था। मुझे क्या पता था कि वो नीचे गिर जाएगा। तभी चमकी चीखती हुई अपने दादा के पास नीचे की ओर भागी। अचानक अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो तेज धारदार पत्थर पर गिर गई। चल, यहाँ से भागते हैं। अच्छा हुआ कि ये बच्ची भी मर गई, वरना हम दोनों का राज खोल देती। तभी इंस्पेक्टर और हवलदार की आंख खुल गई। उन दोनों ने देखा फर्श पर राजन, चार्ल्स और कनिका की कटी हुई गर्दन पड़ी हुई थी और वहाँ कोई सेंटा नहीं था। उस बूढ़े व्यक्ति की आत्मा ने अपना बदला ले लिया था।